हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और यह जो वीडियो है वो स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार का क्वेश्चन पेपर है। एंड टर्म का प्रोग्राम है BA BEd और BSc BEd। ठीक है, और सेशन भी इसमें दिया हुआ है 2023-2024, यानी कि जस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। कोर्स कोड EDU 101, कोर्स टाइटल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि जिनका भी कोर्स है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का वो इस वीडियो को देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही ये कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर क्वेश्चन किस पैटर्न का आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, जो कि 10 मार्क्स का है। ओके, यानी कि सेंटेंसेस दिए हुए हैं एक्टिव में और हमें क्या करना है, उसे पैसिव में चेंज करना है, जो कि 10th तक 12th तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ रहता है। चलिए, पहला है सी राइट्स अ लेटर, देन इसका हो जाएगा क्या, अ लेटर इज रिटन बाय हर। अब देखिए, यहाँ पर मुझे ये रूल्स और ये सब बताने की तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपको पता होगा। ठीक है, आपने 12th तक एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा होगा। ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस का होता है इज प्लस B3 लगता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है पहले है, सब्जेक्ट बाद में। देन है पेरेंट्स लव दियर चिल्ड्रेन, देन चिल्ड्रेन आर लव्ड बाय दियर पेरेंट्स। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज द लॉयर गिव मी द डिटेल्स ऑफ द केस, the details of the case were given to me by the lawyer. Okay, then आते हैं नेक्स्ट। आपको इसमें किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। A choreographer arranges movements for dance. Movements for dance are arranged by a choreographer. Then the next question is they had not been done their homework. They had not done their homework. Okay, it's a past perfect tense. Then what will be the passive voice? Their homework had not been done by them. Okay, आपको इसमें बहुत ही ध्यान देना है, अच्छे से इजी समझ के, आपको जल्दी जल्दी नहीं बनाना है, इसे देखना है कि कहाँ पर क्या लगेगा, कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए वरना वो गलत हो जाएगा। Then the postman was not delivering the letters. ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। देन क्या हो जाएगा, the letters were not being delivered by the postman. देन आते हैं, do they teach French in your school? इज फ्रेंच टाउट इन योर स्कूल बाय देम। क्वेश्चन का रहता है तो आपको क्या करना रहता है कि क्वेश्चन आपको हटाकर आपको सोचना है अफर्मेटिव सेंटेंस से। ठीक है, दे टीच फ्रेंच इन योर स्कूल। देन आपको इसका क्या करना है, अफर्मेटिव का आपको पैसिव बनाना रहता है एंड देन उसे आप फिर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ईजी वे होता है। देन आते हैं, द पुलिस विल कैच द टेररिस्ट विल बी काउच बाय द पुलिस। Ninth question is, who keeps the records? By whom are the records kept? The next question is, he didn't arrest the thief. The thief was not arrested by him. Okay, then the first part is over. Then आते हैं हम लोग second question पर, read the passage carefully and translate it into English language. यानी कि आपको हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है, छोटा सा एक पैसेज है, आपको उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। आपको एडिशनली कुछ नहीं लगाना रहता है, इसमें जो दिया है आपको उसी को जस्ट कन्वर्ट कर देना है। बड़ा बिल्कुल नहीं करना है, छोटा भी नहीं करना है, सिर्फ जो दिया हुआ रहता है उसे ही लिख देना रहता है इंग्लिश में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक दिन एक छोटा लड़का एक पुल के पास खेल रहा था। उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी, किंतु वह एक साहसी लड़का था। खेलते समय उसने देखा कि एक घोड़े ने अपने सवार को पटक दिया है। वह अपने कपड़ों सहित पानी में कूद पड़ा। वह डूबते हुए व्यक्ति के पास तैर कर पहुंचा और उसे किनारे पर ले आया। सब लोगों ने उस लड़के की प्रशंसा की। अब देखिए, इसमें जो चीज़ दिया हुआ है आपको सिर्फ उसका इंग्लिश कर देना है, ट्रांसलेट कर देना है। यहाँ पर मैंने किया है, ट्रांसलेशन है ये। One day a small boy was playing near a breeze. He was only 12 years old, but was a brave boy. While playing, he saw that a horse had thrown its rider. Without hesitation, he jumped into the water with his clothes on. He swam to the drowning person and brought him to the shore. Everyone praised the boy for his bravery.
ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ भी एडिशनली नहीं लगाया है। आप यदि बिल्कुल उसी का ट्रांसलेट कर दीजिएगा तो ये जो 5 मार्क्स का है वो आपको 5 में 5 मिलेगा, ठीक है। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, जो कि 6 मार्क्स का है। 1 into 6 6 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं पैसेज पढ़कर। अब देखिए पैसेज तो बड़ा है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है पूरा पैसेज, आगे भी होगा, ठीक है। इतना बड़ा पैसेज है तो आप क्या कीजिएगा, आप इसे स्टॉप करके, ठीक है, पैसेज पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, समझ लीजिए। जैसे John and Mark were brothers, but they were quite different people. Mark looked very masculine. He had a mustache and was very muscular. He has a sculpture. He was a sculptor. He made things out of stone. Mark was a good artist, but he was not very intelligent. John looked nothing like his brother. He was small and weak, but he was very smart. John was an undergraduate in college, and he studied anthropology and history. He knew a lot about ancient cultures. The brothers loved each other very much, but they thought that they had nothing in common. ठीक है, यहाँ पे दो ब्रदर्स का बात हो रहा है, जॉन और मार्क का, जो कि बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है उनका नेचर, ठीक है। उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि उन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन ही नहीं है। One day the mayor appointed Mark to build a monument, a statue of Egyptian pharaoh Tut. Mark agreed to do the job, but he had a problem. He had no idea about that. ठीक है, यानी कि दोनों बहुत ही अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के थे। एक बहुत ही मस्क्यूलर था तो एक बहुत ही सीधा साधा था, ठीक है, वीक था, कमज़ोर था, छोटा था। एक आर्टिस्टिक नेचर का था तो दूसरा क्या था, दूसरा एकेडमिक्स में था, वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा हुआ था, हिस्ट्री पढ़ा हुआ था। तो आप यहाँ पर देखिए आगे भी है, However, he thought he had the competence to build a good statue. यहाँ पर देखिए मुझे ये समझाने से वैसा कोई ये नहीं है। यदि आप एग्जाम्स के लिए रिवीजन कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में वैसे भी अनसीन पैसेज रहता है, ओके। तो आप वहाँ पर देखिएगा, आप ये पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आ रहा, ऐसे मैं पढ़ सकती हूँ, बट आप लोग स्किप ही कीजिएगा। जैसे देखिए, However, he thought he had the competence to build a good statue. Anyway, he made some crude measurement and sculpted a statue of a very old man with a tattoo on his chest. Mark was proud of his work, but when John saw the statue, he laughed aloud. What's so funny? Mark asked. John replied, Your ignorance makes me laugh. Don't you know that? Tut was only a teenager when he was a pharaoh. Let me help you. I will supervise your work. I will give you feedback and we will make this a great monument. अब देखिए यहाँ पे किसे मिला था ये काम, मार्क को मिला था, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है मार्क को मिला था, लेकिन मार्क स्कल्पचर था, ठीक है, उसे बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाने आता था, ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो वो एग्री हो गया बनाने के लिए कि मैं बना दूंगा, बट जब वो बनाने गया तो उसे पता ही नहीं था कि मैं जिसका मूर्ति बना रहा हूँ वो दिखता कैसा है। वो जस्ट इमेजिनेशन से, ठीक है, किसी भी तरफ एक मूर्ति बना दिया जो कि ओल्ड मैन की तरह दिख रहा था। तो जब ये जॉन उस स्कल्पचर को देखा तो वो हंसने लगा, क्योंकि जॉन क्या था, जॉन एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री वो पढ़ा हुआ था, उसे इसके बारे में पूरा नॉलेज था, ठीक है, वो कैसा था। तो जब वो बताया उसे कि ये तुम क्या बना दिए हो, जब वो फेरो बना था तब ये जो जिसका तुम स्कल्पचर बनाए हो वो क्या, वो बहुत ही यंग था, वो ओल्ड नहीं था। मैं तुम्हें मदद करता हूँ कि किस तरह बनाना है, ठीक है। तो वही दोनों फिर मिलके ये जॉन बताते गया कैसा वो दिखता था, और मार्क क्या किया उसे बताते गया, मतलब मार्क क्या किया बनाते गया जैसे जैसे जॉन बता रहा था। फिर आगे देखिए, मार्क गॉट अनदर क्यूब ऑफ स्टोन, जॉन टोल्ड हिम व्हाट दिस इज अ सिमेट्री। मार्क गॉट अनदर क्यूब ऑफ स्टोन, जॉन टोल्ड हिम व्हाट चट लुक लाइक। मेक हिम टॉल विथ गुड पोस्चर, जॉन सेड। यानी कि जैसे जैसे पूछता गया कि कैसा दिखता है वैसे वो बताया जॉन कि वो बड़ा दिखता है, अच्छा पोस्चर है उसका। फिर फॉर 10 consecutive hours द ब्रदर्स वर्क, ठीक है, लगातार 10 घंटों तक उन लोगों ने काम किया दोनों मिलकर। एंड एट लास्ट फिनिश स्टैचू वॉज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द म्यूजियम। फिर जो स्टैचू बना उसे क्या किया गया, म्यूजियम के सामने लोकेट किया गया। एवरीवन अपलॉडेड द ब्रदर्स गुड वर्क, सभी कोई प्रशंसा की दोनों भाइयों की।
We work together very well. I guess we are compatible after all, Mark said. Mark ने बोला ये बात, ठीक है? And then John replied, I agree. When we combine our talents, we are capable of greatness. ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन, चलिए. सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द समरी ऑफ द गिवन पैसेज विद अ सुटेबल टाइटल. इट इज ऑफ 5 मार्क्स. ओके, तो आप 5 मार्क्स देखकर ये नहीं कि आप समरी को बहुत ही बड़ा कर दीजिए, ठीक है? समरी छोटा होता है. आपको बिल्कुल ही इसे ये पूरा स्टोरी नहीं लिख देना है. ये वाला जो है वो पूरा स्टोरी नहीं लिख देना है, आपको इसका जस्ट समरी लिखना है. ओके, देखिए, तो मैंने समरी में सबसे पहला बोला भी है सुटेबल टाइटल, तो आपको टाइटल दे देना है द ब्रदर्स कोलैबोरेशन. आप अपने मन से भी कुछ भी टाइटल दे सकते हैं जो कि अच्छा लगे, जो कि एप्रोप्रिएट हो इस स्टोरी के बेस पर. Mark and John were brothers who had contrasting personalities and skills. Mark, a muscular and artistic sculptor, excelled in creating statues but lacked historical knowledge. On the other hand, John, a small and intelligent undergraduate, specialized in anthropology and history but lacked artistic abilities. When the mayor appointed Mark to build a statue of Pharaoh Tut, Mark faced a challenge as he had no idea about Tut's appearance. Despite this, he initially tried to complete the statue on his own, but his lack of knowledge led to an inaccurate depiction. अब देखिए, मैंने इतना लिखा है, ये भी है, आप अगर इससे भी छोटा लिख सकते हैं तो वो भी परफेक्ट होगा. When John saw the statue, he offered to help Mark by sharing details about Pharaoh Tut's youthful and symmetrical appearance. With John's guidance, Mark started anew, conferring with his brother at every step. The two brothers worked tirelessly for 10 consecutive hours, combining their unique talents to create a historically accurate and impressive monument. The finished statue received applause from everyone, and the brothers realized that their collaboration had brought out the best in both of them. This experience strengthened their bond, proving that their contrasting strengths were complementary, and together they were capable of achieving greatness. ठीक है, स्टोरी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें क्या हुआ उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर समरी के रूप में लिखा है. ठीक है, समझ गए होंगे आप. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एवरीवन अपलॉड द ब्रदर्स आफ्टर 10 consecutive hours? Everyone applauded because the brothers created a magnificent statue of Pharaoh Tut through their combined efforts. यानी कि सभी लोग, दोनों भाइयों की 10 घंटे बाद जो लगा था वो लोग काम कर रहे थे, उसके बाद उनकी प्रशंसा क्यों की? क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर सा, बड़ा सा, बिल्कुल परफेक्ट स्टैचू बनाया था अपने कंबाइंड एफर्ट से, इसलिए प्रशंसा की. देन आते हैं, व्हाई डिड मार्क थिंक ही हैड द कॉम्पिटेंस टू डू? यानी व्हाट डिड मार्क थिंक, यानी मार्क को क्या लगता था कि वो क्या कर सकता है, क्या में उसकी कॉम्पिटेंसी है. देन मार्क थॉट ही हैड द कॉम्पिटेंस टू बिल्ड अ गुड स्टैचू डिस्पाइट हिज लैक ऑफ नॉलेज अबाउट फेरो और टट. ओके, यानी कि उसे पता था कि उसे हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं है, फिर भी उसे क्या लग रहा था कि उसके पास कॉम्पिटेंस है कि वो एक अच्छा स्टैचू बना सकता है. ओके, देन नेक्स्ट है, व्हाट डिड जॉन एक्सप्लेन टू मार्क आफ्टर मार्क कॉट अनदर क्यूब ऑफ स्टोन? जब मार्क को अनदर क्यूब ऑफ स्टोन मिला तो वो क्या बताया जॉन को? देन जॉन एक्सप्लेन हाउ फेरो टट शुड लुक, एम्फेसाइजिंग डिटेल्स लाइक गुड पोस्चर, सिमेट्री एंड यूथफुल फीचर्स. यानी कि वो स्टैचू में क्या क्या इनकलकेट उसमें करना है, क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, तो किस उसके पोस्चर के बारे में बताया, सिमेट्री के बारे में बताया, यूथफुल फीचर्स के बारे में बताया. देन व्हाट डिड मार्क कॉन्फर विद जॉन अबाउट? यानी कि मार्क जो था वो जॉन से किस बारे में कॉन्फर हुआ? देन मार्क कॉन्फर विद जॉन अबाउट एवरी डिटेल ऑफ द स्टैचू डिजाइन टू इंश्योर हिस्टोरिकल एक्यूरेसी. ओके, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट स्टैचू बनाने के लिए किस तरह से उसका डिज़ाइन होगा, क्योंकि क्या था, जॉन को पूरा हिस्टोरिकल नॉलेज था, तो उसने क्या किया, मार्क की मदद की. Then what did John say when he found out that he was compatible with his brother? जब जॉन क्या बोला जब वो उसे पता चला कि वो क्या है, अपने भाई के साथ, ठीक है, मार्क के साथ, जॉन मार्क दोनों एक साथ, जो पहले सोचते थे कि हमें कुछ कॉमन नहीं है, वो अब क्या बोल रहे हैं कि when we combine our talents we are capable of greatness. उन्होंने ये बोला. ओके, यानी कि जब वो लोग दोनों अपना टैलेंट को मिला देते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो एक अच्छा काम कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट काम कर सकते हैं.
अब आते हैं अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 वर्ड्स। अब देखिए ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कि आपको क्लास के टाइम जो पढ़ाया जाता है जो टॉपिक उसी से आते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहला आता है एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज विथ एग्जांपल्स। अब यदि आपको कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ाया गया होगा तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अगर ये पढ़ाया गया होगा तो ये ज़रूर आएगा, ठीक है। तो देखिए लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेन कंपोनेंट। इसमें 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ साउंड्स एंड देयर पैटर्न्स इन अ लैंग्वेज, किस तरह से वो बोला जाता है। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड। फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश द साउंड्स पी को बोलेंगे, ठीक है, प बोलते हैं ना, एंड बी ब आर डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग है as seen in words like pat and bat। बट देखिए पी भी बोले पैट एंड देन BAT बैट, देन ये क्या करता है, फोनोलॉजी हेल्प्स distinguishing meaning through correct pronunciation। Phonology, it's all about the pronunciation, how the words are pronounced, how। Then the second one is morphology। This component deals with the structure of words and how they are formed, यानी कि ये structure of words। पहला जो था वो क्या था स्टडी ऑफ साउंड्स, ठीक है, और ये है स्ट्रक्चर ऑफ साउंड, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट वर्ड्स। फॉर इंस्टांस एडिंग द सफिक्स ed टू द रूट वर्ड वॉक चेंजेस इट टू वॉक्ड इंडिकेटिंग पास्ट टेंस, ठीक है। मॉर्फोलॉजी जो होता है वो एक वर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर होता है। जैसे कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे कि हो गया इम्पैक्ट, ठीक है, हमने उसमें लास्ट में सफिक्स लगा दिया फुल तो इम्पैक्टफुल हो गया। अब जैसे कि कुछ सफिक्स हो, कुछ प्रीफिक्स भी हम लगा सकते हैं, वैसा कोई एग्जाम्पल हो सकता है। तो उस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कॉमन हुआ कॉमन, एंड देन हमने क्या किया, प्रीफिक्स में लगा दिया अनकॉमन। या फिर अब देखिए काउंटेबल होता है ना, काउंटेबल, तो काउंट भी एक वर्ड है, हमने सफिक्स लगाया एबल और प्रीफिक्स लगाया अन, इसमें हमने दोनों लगाया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। आप इसे एग्जाम्पल्स में बता सकते हैं मॉर्फोलॉजी के कि किस तरह से चेंज होता है। मॉर्फोलॉजी प्लेज अ की रोल इन फॉर्मिंग मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड्स, ओके। देन आता है थर्ड वन इज सिंटैक्स। Syntax governs the arrangement of words to form sentences. It ensures clarity and proper structure. For example, the sentence, "She is reading a book," follows the correct subject verb object structure, making it comprehensible. अब देखिए syntax जो होता है वो होता है, ये बिल्कुल ग्रामेटिकल के बेसिस पर होता है कि ग्रामेटिकली आपका करेक्ट होना चाहिए। जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, ठीक है, कौन से फॉर्म में लगेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट लगेगा, कैसे लगेगा, सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पहले, कौन सा पहले होगा, करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। और बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये सब, तो उसको फॉलो करता है, वो होता है सिंटैक्स। या फिर हम लोग कह सकते हैं रूल्स ऑफ फॉर्मिंग सेंटेंसेस, ठीक है। अब आते हैं सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स जो होता है, दिस रिलेट्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट इज क्रूशियल एज अ सिंगल वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स, यानी कि एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। फॉर इंस्टेंस द वर्ड बैंक कैन मीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द साइड ऑफ अ रिवर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। सिमेंटिक्स जो होता है वो जैसे कि एक सिचुएशन है, दो सिचुएशन है, तीन सिचुएशन है और वर्ड है एक। इस सिचुएशन में उस वर्ड का मतलब कुछ और है, इस सिचुएशन में उस वर्ड का मतलब कुछ और है, और इस सिचुएशन में उस वर्ड का मतलब कुछ और है, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में एक वर्ड का अलग अलग मतलब हो, वो सिमेंटिक्स कहलाता है। देन आता है प्रैग्मेटिक्स। कहाँ चला गया pragmatics? Pragmatics focuses on how language is used in different social situations. It is basically based on social situations. It considers tone, politeness, and cultural norms. For example, could you pass the salt?
ये क्या है? It's a polite way of asking for something rather than a direct command. Rather than saying pass the salt, then it is not showing politeness. Then it means that you are demanding something, then you should have some politeness in your behavior. Okay, then together these components make language a powerful and effective tool for communication. अब देखिए आपका ये है तो आपको जैसे 5 कंपोनेंट्स होते हैं लैंग्वेज में, तो आपको पाँचों को लिखना ही होगा। थोड़ा थोड़ा ही लिखिए बट लिखना होगा, एंड एग्जाम्पल्स भी देने होंगे क्योंकि दिया हुआ है कि विथ एग्जाम्पल्स लिखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि आपको कम्युनिकेशन पढ़ाई हुआ होगा तो आपका जरूरी नहीं कि वर्बल नॉन वर्बल ही है, बहुत से कम्युनिकेशंस होते हैं, उसके टाइप्स भी आ सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है, ये आया है वही PYQ में। तो आप एक बार देख लीजिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में देखिए सबसे पहला है यूजेस स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू कन्वे मैसेज, यानी कि इसमें स्पोकन बोलकर या फिर लिखकर वर्ड्स का यूज होता है। नॉन वर्बल में यूजेस जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड टोन ऑफ वॉइस। ओके, यानी कि इसमें जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन ये सारे यूज होते हैं, वर्ड्स का यूज नहीं होता है। मीडियम इंक्लूड स्पीचेस, कॉन्वर्सेशंस, बुक्स, ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस। जो ये हमारे बेस जो हो रहा है वो क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन है। देन इसमें क्या होता है नॉन वर्बल में? मीडियम इंक्लूड्स फिजिकल एक्शंस, एक्सप्रेशंस और विजुअल क्यूज। जैसे कि आपको कोई इशारा करके बोल रहा है, कोई पिक्चर दिखाकर कुछ बताना चाह रहा है, तो ये क्या हो रहा है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट इज प्राइमरी मेथड फॉर फॉर्मल एंड डिटेल कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल वे में जो कम्युनिकेशन होता है वो स्पेशली रिटन ही होता है एंड उसमें टेक्स्ट का ही यूज़ होता है, ठीक है। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन इन एक्सप्रेशन क्या? इमोशंस। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज फोकसेस ऑन लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ होता है, तो ये क्या पे फोकस करता है? वोकैबुलरी पे, लैंग्वेज स्ट्रक्चर पे एंड इम्पॉर्टेंट ग्रामर पर। But then this non-verbal communication involves tone, gesture, expression, body movements. Okay, इसमें it's not about the language structure, grammar, vocabulary. It's just about the gesture and expressions. Verbal communication is relatively fast as words are directly used for communication. ये बहुत ही fast होते हैं verbal communication क्योंकि ये directly words से किए जाते हैं, then आसानी से समझ लिए जाते हैं, आसानी से pass on भी हो जाते हैं। बट देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो स्लोअर होते हैं एज इट रिलाइज ऑन विजुअल और कॉन्टेक्सचुअल, क्योंकि हम डायरेक्ट बोल नहीं ना रहे हैं। नॉन वर्बल में वर्ड्स का यूज़ नहीं हो रहा है, हम कुछ विजुअल, ठीक है, कुछ दिखा रहे हैं, तो ये क्यूज के बेस पर होता है, तो ये थोड़ा स्लो होता है। आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं टॉकिंग, राइटिंग लेटर्स, सेंडिंग ईमेल्स और गिविंग अ लेक्चर, दीज आर कम अंडर वर्बल कम्युनिकेशन। एंड देन in non-verbal communication, smiling, waving, making eye contact or maintaining posture, these all come under non-verbal communication. So this is about the verbal and non-verbal communication. I hope you understand this very well for your examination. The next question is, you recently visited a lake for a picnic. You observed many different creatures in and around the water. Write a descriptive paragraph about the lake and life it supports. यानी कि ये क्या है? पैराग्राफ राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। इसमें बोला गया कि आप एक रिसेंटली पिकनिक पे गए थे एक लेक के पास, ठीक है, वहाँ पे आपने बहुत से क्रिएचर्स देखे पानी में, तो आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है लेक पर और कौन कौन से लाइफ को सपोर्ट करता है। चलिए देखते हैं मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। The lake I visited was a tranquil and picturesque haven brimming with life and natural beauty. Surrounded by dense greenery, the water shimmered under the sunlight, reflecting the clear blue sky and creating a breathtaking view. देखिए, आप सिंपल लैंग्वेज लिखेगा तो वो तो खैर सिंपल रहेगा, आपको कुछ अच्छे वर्ड्स उसमें लगाने होते हैं, तब वो जाके जो पैराग्राफ होता है वो ब्यूटीफुल दिखता है। Tiny ripples spread across the surface as the wind gently caressed it. यानी कि बहुत ही जेंटली, बिल्कुल केयर किया। Birds chirped melodiously from the trees, filling the air with a soothing symphony, while ducks and geese floated gracefully across the water. Along the shores, frogs croaked in rhythm, and dragonflies
hovered over blooming aquatic plants. तो देखिए आपको ये जो होता है प्योरली क्या होता है, इमेजिनेशन बेस्ड. ओके, तो आपको बिल्कुल इमेजिन करना है कि आप लेक पे गए थे और आपको अलग अलग क्रिएचर्स के बारे में सोचना है. वो क्रिएचर्स क्या करते हैं, वो क्रिएचर्स कैसे कहाँ पर रहते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉग के बारे में बताया है, ड्रैगन फ्लाई, अलग अलग जितने क्रिएचर्स होते हैं आपको सबको इसमें इंक्लूड कर देना है ताकि आपका जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है वो सुंदर लगे. देन है beneath the surface schools of fish swam in perfect harmony, their movements creating mesmerizing patterns. The lake was teeming with life not only in the water but also on its fringes, where insects, butterflies, and small mammals thrived. The delicate balance between the flora and fauna around the lake was a testament to nature's intricate ecosystem. This serene retreat offered not only a glimpse of biodiversity but also a moment of peace and reflection, reminding me of the profound beauty and interdependence of all living things. Okay? Then यहाँ पे जितने भी हैं, जैसे यहाँ पे बटरफ्लाइज, यहाँ पे बैलेंस बताया है, फ्लोरा एंड फौना के बीच का बैलेंस बताया है, इकोसिस्टम नेचर को लेकर दिखाया गया है. आपको वो सारे इसमें इंक्लूड कर देना है. ठीक है, ताकि आपका जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट लगे. ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, एस्से राइटिंग होता है जो कि 10 मार्क्स का होता है. 2 एस्से दिया रहेगा, आपको 1 लिखना रहेगा. 400 to 500 वर्ड्स है. यहाँ पे 2 टॉपिक है. राइट एन एस्से ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. First topic is role of education for creating inclusive society and the second one is role of media in changing scenario. अब आपको इसमें आपको चूज करना है कि आप कौन से टॉपिक पर लिखिएगा. यहाँ पर मैंने पूरा ऐसे नहीं लिखा है, जस्ट फॉर 10 मार्क्स. इट्स जस्ट फॉर यू टू लुक ओवर दिस एंड डिसाइड हाउ विल यू डिसाइड विच ऐसे विल यू राइट. ओके, देखिए सबसे फर्स्ट ऐसे आप देख सकते हैं, आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं. ऐसे मैं पूरा रीडिंग तो दूंगी नहीं, देख लीजिए. रोल ऑफ एजुकेशन फॉर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी. इसमें आपको एजुकेशन के बारे में लिखना है कि एजुकेशन का क्या रोल है एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए. ठीक है, मैंने बहुत यहाँ पर छोटा लिखा है, आपको इतना छोटा नहीं लिखना है, आपको बिल्कुल 400 to 500 वर्ड्स में लिखना है. एजुकेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एन inclusive society, fostering understanding, equality, and acceptance. It enables individuals to recognize and respect diversity, irrespective of gender, caste, religion, or socio-economic background. Through inclusive curriculums, education bridges social gaps and empowers marginalized communities. It promotes equality by providing opportunities for all, ensuring no one is left behind. Additionally, education instills empathy and tolerance, crucial for harmonious coexistence. Policies like inclusive classrooms, scholarships, and awareness programs further aid this mission. An educated society lays the foundation for a future where every individual feels valued and empowered. अब देखिए इसमें बहुत से आपको पॉइंट्स मिला होगा, आपको उसे क्या करना है, फर्दर इलेबोरेट करना है. इंक्लूसिव क्लासरूम, आपको इसे इलेबोरेट करना है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, टीचर्स को कैसे इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है, स्टूडेंट्स उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर वो किस तरह से इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएगा. आपको स्कॉलरशिप है, देन स्कॉलरशिप को आपको इलेबोरेट करना है. ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं. देन अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में आपको विथ एग्जाम्पल्स भी आप इसमें बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ये लॉन्ग ऐसे राइटिंग है ये, तो आपको इसे थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा. ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजियस, सोशियो-इकोनॉमिक बैकग्राउंड. आप यहाँ पे इक्वालिटी, इक्विटी भी बता सकते हैं, एजुकेशन में क्या रोल हो सकता है इसका. ठीक है, देन आते हैं रोल ऑफ मीडिया इन चेंजिंग सिनारियो. जो चेंजिंग सिनारियो हो रहा है उसमें मीडिया का क्या रोल है. Media plays a transformative role in shaping society. It informs, educates, and influences public opinion. In today's digital age, media connects people globally, making the world a smaller place. It raises awareness on crucial issues like climate change, education, and human rights. आप ये सबको भी elaborate कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने जो points लिखा है. Social media platform amplify voices and promotes activism, while traditional media ensures accountability and governance. However, the media responsibility is significant. It must prioritize factual reporting over sensationalism. In the changing scenario, media acts as a both mirror and a catalyst, driving societal progress while holding a profound responsibility to uphold truth and integrity. ठीक है,
इसमें जो भी पॉइंट्स हैं आप एडिशनली अपने से कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, इलेबोरेट, बिल्कुल ये इलेबोरेटिव ऐसे होता है। ओके, आपको इसमें जो है आप उसे लिखिए आंसर शीट में, ठीक है। तो ये था पूरा 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम्स के। ओके, थैंक यू। एंड अगले जो भी बहुत से पेपर्स होते हैं उन सभी का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएगा विथ आंसर। थैंक यू।